ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो टॉपिक आज का हमारा है बिजनेस स्टडीज में, वो है चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का, जो है जॉब। इसमें हम लोग बात करते हैं जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब पोजीशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर में उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम जो कवर करेंगे वो हमारा होने वाला 3 टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का। एक हमारा जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, एक सेकंड देखो, हाँ, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब पोजीशन कह सकते हैं। चलो, तो ये है क्या? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि समझो डायरेक्टली जाके कि ये होता है वो होता है, तो शायद डिफिकल्टी होगा समझ में, तुम लोग को होगा ही फॉर श्योर। तो तुमने कभी देखा नहीं सब चीजों के बारे में होता क्या है। तो काम करते पहले कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर रहे कि जो पढ़ने जा रहे एक्चुअल में वो है क्या। कॉमन सेंस पहले बिल्ड कर लेते हैं, फिर उसके बारे में जानते हैं, तो समझने में, लर्न करने बहुत ही ईजी होगा। तो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, प्लस के बारे में ध्यान दो। वो हमारा है बिजनेस स्टडीज। उसके अंदर हमारा एक सेक्शन चल रहा है, पूरा एक सेक्शन जो है वो है HRM, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हमने चैप्टर नंबर 1 जो कवर किया था, वो हमने कवर किया था इस सेक्शन के बारे में कि जो हमारा होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव या जो ह्यूमन रिसोर्स करता है, हम उसके थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरा HRM क्या है। मतलब फंक्शनल डेफिनेशन बोला जाए तो डेफिनेशन बहुत तरह के होते हैं किसी भी चीज के। अगर डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो किसी को डिफाइन हम कैसे करें, या उसके फीचर्स को डिफाइन कर दूं, या उसके फंक्शंस को डिफाइन कर दूं। तो हमने डेफिनेशन पढ़ा था HRM का, यानी कि HRM इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग या फिर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल एट वर्क। ये ना था। तो HRM क्या करता है, वो HRM है फॉर एग्जाम्पल, तो ये स्टैब्लिश करता है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बातें करते हैं कि रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल एट वर्क, तो पीपल को हम लोग वहां पे कहते हैं जो भी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक फीचर भी है, जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। अगर जो काम नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो मेरे वहां के ह्यूमन रिसोर्स नहीं होते। ठीक है। तो बात अगर मैं करूँ काम नहीं करने के वालों के बारे में, तो मुझे 3-4 कैटेगरीज मिलती हैं। एक, इसका रिलेशन ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है। सेकंड, जिसमें रिलेशन है लेकिन वो हमारे यहाँ पे जॉब नहीं करता है। एक्सटर्नल मान के चलो, क्रिएटर ले लो, बैंक्स ले लो, वगैरह वगैरह। सेकंड बात करूं एम्प्लॉयज के बारे में, जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं। जब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयज के बारे में, तो मुझे एम्प्लॉयज का मुझे डिफरेंट कैटेगरीज मिलता है। एक तो मुझे मिलता है स्किल्ड, एक मुझे मिलता है सेमी स्किल्ड, एक मुझे मिलता है अनस्किल्ड। ध्यान देना, तो अनस्किल्ड वाला जो होता है, जितने भी रिसोर्स वो यूज करता है, उससे उतना मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, जिसे हम कहते हैं अनस्किल्ड। एक होता है लेवल बीच का, ना स्किल्ड ना तुम्हारा अनस्किल्ड। एक होता है सेमी स्किल्ड, यानी कि जो आउटपुट मुझे मिलना चाहिए एक पर्टिकुलर अमाउंट रिसोर्स एम्प्लॉय करने के बाद, वो जो मेरा है मुझे उतना तो नहीं मिल रहा, लेकिन अनस्किल्ड वाले से मुझे कुछ ज्यादा मुझे मिल रहा है, या मुझे कह सकते हैं कि स्किल्ड वाले से मुझे कुछ कम ही मिल रहा है। सेकेंड, थर्ड अगर बात करूं कैटेगरी के बारे में, तो हमारा थर्ड कैटेगरी होता है स्किल्ड वालों का। तो स्किल्ड हमारा क्या होता है कि सेट जो मेरा पैरामीटर है कि हाँ इतना मुझे मिल जाना चाहिए मैक्सिमम, वो मुझे मिल जा रहा है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से, वो मुझे बनाकर दे रहा है, मुझे आउटपुट बनाकर दे रहा है, तो वो मेरा स्किल्ड हो गया। तो जो HRM हमारा है ना, वो जानता है कि हर कोई जो लेबर हमारे पास है, जो हमारे वर्कर आते हैं, जो एम्प्लॉयज हमारे पास आते हैं, सारे के सारे हमारे स्किल्ड मुझे नहीं मिलने वाले, सारे के सारे मुझे सेमी स्किल्ड भी नहीं मिलने वाले, और सारे के सारे मुझे अनस्किल्ड भी नहीं मिलने वाले। मतलब मुझे मिक्सचर मिलने वाला है, जिसमें उनको पता है कि जो मैक्सिमम जो पोर्शन होगा उन लेबर में, वो होगा अनस्किल्ड वालों का, और उससे हल्का जो पोर्शन होगा वो मुझे मिलने वाला है सेमी स्किल्ड वालों का, और सबसे कम जो पोर्शन होने वाला मुझे मिलने वाला है स्किल्ड वालों का। तो जो पूरे दुनिया की जो HRM का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, या जो मेन मानना ऐसा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर HRM का प्रोसेस हो रहा है, तो आप एक कोशिश क्या करना है कि इन्हीं अनस्किल्ड लेबर्स को स्किल्ड बनाना है। और रिपीट फिर से, इन्हीं अनस्किल्ड लेबर्स को स्किल्ड बनाना है। जरूरी नहीं कि हमारे कंपनी में ही, हमारे कंपनी में 6 महीने काम किया, कुछ सीखा, फिर किसी सेकंड कंपनी में गया, वहां कुछ सीखा, करते करते जिस कंपनी में भी हो जाएगा, अगर बड़ी कंपनी है मान के चलो, हम अजम्पशन लेंगे बड़ी कंपनियों में ही हो जा रहा है, तो हर एक कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगी। जो भी उसके यहाँ पे एम्प्लॉय आ रहा है, उसको एंड में जो है स्किल्ड बना के ही छोड़ना है। ठीक है। अब यहाँ पे चला आता है, स्किल्ड बनाना तो है, लेकिन क्या करेंगे ऐसा कि वो स्किल्ड बन जाए।
यहाँ पे हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं अब आगे जाके धीरे धीरे, जो चैप्टर में करंट है वो हम लोग को हेल्प करता है। फिर टेक्निक या टूल्स बोल लो, चलो आई रिपीट, उससे तुम टेक्निक या टूल्स बोलो HRM का, इनको यूज करके वो किसी भी क्या कह सकते हैं, किसी भी जॉब को पहले एनालाइज करती है। जो लेबर हमारे पास आने वाले हैं वो लेबर कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, उस पर डिसाइड करती है। तो जाना मत अभी डीप में जाना जॉब एनालिसिस, बस यहाँ समझना कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम ऑफर करता है उस काम को हम बेटर कैसे बना सकते हैं, या उस काम को जो हमारे लेबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली कैसे बना सकते हैं, पहला पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जो है, जो लेबर्स हमारे कंपनी में आ रहे हैं उनको हम अपनी कंपनी में जॉब, यहाँ पे जो नहीं काम काम बोल रहा हूँ, काम का मतलब होता है वर्क, लेकिन इसको हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कह सकते हैं या फिर कह लो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में कहते हैं, और वर्क को जॉब बोलते हैं, JOB, जॉब, ध्यान देना, ठीक है। मतलब मुझे कुछ टास्क दिया हुआ है प्रोडक्शन रिलेटेड और मैं टास्क को पूरा कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी सेकंड क्या कोशिश करती है कि जो इंप्लॉयज हमारे पास, जो हम लोग हायर करने जा रहे हैं, जो चीजें हायर करने जा रहे हैं, वो हायर किस बेस पे करेंगे, वो इंप्लॉय जो है उस काम सुटेबल है कि नहीं, उस जॉब की सुटेबल तुम्हारा है कि नहीं है, इन सब चीजों का जो डिस्कशन होता है, एनालिसिस हमारा होता है, हम लोग इस चैप्टर पढ़ेंगे इस वाले में तुम्हारा, ठीक है। जहां पर हम लोग पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस के बारे में, जहां हम कवर करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, जहां हम कवर करेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में, इन डिटेल जाएंगे, ठीक है। टॉपिक नया है, दिमाग लगाना पूरा पूरा, डाउट कुछ भी होगा तो मैं कोशिश करूंगा डाउट को तुम लोग क्लियर करने का, और तुम लोग के पास अगर टीम्स में अगर ऑप्शन आ रहा है चैट करने का तो मुझे रिप्लाई करके बता भी सकते हो कि हाँ दिक्कत क्या आ रहा है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट के बारे में बात करने के लिए डाउट कम से कम हो। जैसे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जो पहले तुम लिखोगे कि जॉब एनालिसिस, ध्यान देना, तो नाम से पकड़ना, दो चीजें बहुत होती है इंपॉर्टेंट, स्पेशली कॉमर्स में और बिजनेस स्टडी में तुम लोग जो पढ़ रहे हो IC वाले बच्चे, वहां पर जो भी टॉपिक्स हमारे होते हैं ना, कोशिश करना उन टॉपिक्स को नाम से समझने के लिए। 70% काम तुम्हारा कह सकते हैं नाम से हो जाएगा। तुमको लर्न करना अगर है, तुम कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो कोशिश करना उस टॉपिक का जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उसके नाम से बिल्डअप करने का, ठीक है। तुमको लर्न करने में बहुत हेल्प होगा। तो अगर मैं देखूं, पहला बताऊं कि जॉब एनालिसिस, जॉब का मतलब तो क्लियर है, जो वर्कर या फिर जो एम्प्लॉय, जो स्टाफ हमारे कंपनी में आएगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, जो काम वो करने वाला है, ठीक है, जो काम उसे मैं ऑफर करने वाला हूं उसका एनालिसिस ध्यान देना। दो पॉइंट में ध्यान देना, एक तो उस काम में क्या क्या होने चाहिए, कैसे कैसे काम होते हैं, ठीक है, उस काम में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, आगे वो डेफिनेशन पढ़ेंगे, डोंट वरी, मेरे पास बहुत सारा फोटोग्राफ वगैरह है, ठीक है। जो काम चाहिए उस काम के लिए डेजिग्नेशन क्या है, सैलरी क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो स्टाफ काम करेंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब इन सभी चीजों का डीप एनालिसिस, मतलब उस काम से जुड़े हुए जितने भी हमारे पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में एनालिसिस हम करते हैं इस वाले स्टेप में, जॉब एनालिसिस, ठीक है। तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, अगर मैं तुम समझाऊं कि इसके बारे में, तो कोई भी किसी भी काम के बारे में लोग करते क्या है, सबसे पहले करते हैं एनालिसिस। तुमने कॉमर्स में सुना होगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन ही मान के चलो जो हम देख रहे अपने सामने में। क्या ये, एक सेकंड देना मुझे, क्या हो गया, लगता है PPT चला गया, 2 सेकंड रुको, मैं PPT ओपन कर दूं। PPT आ गया हमारे पास, चलो। तो यहाँ हम बात कर रहे थे जॉब एनालिसिस के बारे में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी हमारे जितने हमारे जॉब होते हैं उन सभी का होता है एनालिसिस कि उस जॉब से कनेक्टेड क्या क्या चीजें हमारी हैं, ठीक है। तो मैं सर्कल को मान लो जॉब एनालिसिस, और सर्कल का दो पार्ट हमारा होता है, एक को हम बोलेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन, JD, जॉब डिस्क्रिप्शन, एक को बोलेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन। तो मतलब अगर तुमने पढ़ लिया जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमारा जॉब एनालिसिस क्या है,
अगर तुमने पढ़ लिया जॉब एनालिसिस हमारा क्या होता है, तो वहां समझ जाओगे मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग टॉपिक समझेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ ध्यान देना मुझे है कि मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस, पहले डेफिनेशन में से कि होता क्या हमारा। क्या देखो लिखा है कि जॉब एनालिसिस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिटरमाइनिंग द ड्यूटीज। ध्यान देना दो चीजें, आइडेंटिफाइंग और डिटरमाइनिंग द ड्यूटीज। पहला चीज मतलब जो काम करने वाला है, अब जो एम्प्लॉय हमारे पास आएगा काम करने के लिए, तो ड्यूटीज क्या क्या होंगे। ठीक है, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या चीजों को वो कंप्लीट करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेकंड स्पेसिफिकेशन फॉर गिवन जॉब, कि जो काम दे रहे हैं उसे करने के लिए, उस काम के लिए उस पर्टिकुलर बंदे में क्या क्या टैलेंट चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब जॉब को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या स्पेसिफिक चीजें चाहिए ह्यूमन रिसोर्स में, उसे भी कहते हैं जॉब एनालिसिस। ध्यान देना किसी भी जॉब एनालिसिस में चार चीजें होनी चाहिए। पहला आइडेंटिफाइंग डिटरमाइनिंग तो होनी चाहिए, तो कॉमन चीजें किन किन का, ड्यूटीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एंड स्पेसिफिकेशंस का, जो किसी भी जॉब में हमको चाहिए। तो अगर बात करूं, इट encompasses the collection of data required to put together a job description। जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं ना, तो हमें अलग तरह के इंफॉर्मेशन मिलते हैं जॉब के बारे में भी, काम के बारे में भी। सेकंड, जो काम को करना वाले को चाहिए उसके बारे में। मान के चलो कि मैं स्कूल खोल रहा हूँ, चलो मुझे मन किया कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम अपने स्कूल में रखूंगा, तो मुझे पहले पता चलना चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम रखना तो ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, एक वर्क हो गया कि हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम को पढ़ाएंगे बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल जब मैं देखता हूँ, डीप जाता हूँ इस चीज के अंदर, तो मुझे मिलता है एक बोर्ड से मुझे एफिलिएशन चाहिए, जैसे बीसी चाहे एसएससी बोर्ड मान के चलो, उसमें अलग अलग में सब्जेक्ट्स आएंगे। उनको पढ़ाने के लिए उस बोर्ड का अलग अलग रूल्स है कि टीचर में ये क्वालिफिकेशन चाहिए, टीचर में ये क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद अलग रूल है कि एग्जाम लेना पड़ेगा बच्चों का वीकली या मंथ से, चलो कह लो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म बनाने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे फॉर एग्जाम्पल। रजिस्ट्रेशन मतलब एक काम के बाद जितना भी हमारा होता है कनेक्ट चीजें, सभी का एनालिसिस इस स्टेप में हमारा होता है, इसे हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। और जॉब के बारे में जितनी भी चीजें हैं सबके बारे में जो होता है डिस्कशन इसी स्टेप में हमारा हो जाता है। कॉमन सा चीज है, कितना डिस्कशन करने के बाद हमें कुछ डेटा मिलेगा, तो मतलब जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस भी है जहां पर डेटा कलेक्शन होता है। लिखा है कि इट encompasses the collection of data required to put together a job description। ठीक है, अगर मैं किसी एम्प्लॉय को हायर करूंगा, वो मुझसे पूछे कि मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास आंसर होना चाहिए क्योंकि मैंने उस जॉब को एनालाइज किया है, मैंने उसको टॉप एंड नॉच चीज जान रखा है किसका, उस जॉब के बारे में। That will attract the right person to fill the role। और मैं साथ में ये भी चीज डिस्कशन किया है कि जो उस काम को करने वाला, जो काम करेगा, उसमें क्या क्या चाहिए, मेरी क्वालिटीज या क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, तो मैंने जॉब एनालिसिस में वो मैंने कर लिया। तो बस फर्स्ट पैराग्राफ लर्न करो, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें समझ में आ जाएगा। आगे मैंने बस इंफॉर्मेशन डाला है कि जॉब एनालिसिस इन HRM helps to establish the level of experience, qualification, skills and knowledge needed to perform a job successfully। मतलब क्या होने वाला है फ्यूचर में, कैसे होने वाला है, मैंने सभी जॉब के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली मैं एनालाइज इसी स्टेप में कर लिया, कहते हैं जॉब एनालिसिस। समझ में आया, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के बारे में हर एक चीजें, सेकंड चीजें जो काम करने वाला है उसके बारे में हर एक चीजें। तो मैं क्लियर हूं कि काम में क्या क्या चीजें हैं, कि मैं डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया। सेकंड में भी मैं श्योर हूं जो काम करने के लिए बंदा मेरे पास आएगा, मैं इसको हायर करूंगा, उसमें क्या मेरे क्वालिफिकेशन चाहिए। मैं डीप लेके इसको नहीं जाऊंगा, आगे चलते नॉर्मल सा एक टॉपिक है यहाँ पे, जॉब एनालिसिस मेथड। ये बस समझाने के लिए, तुम्हारे सिलेबस में चीज नहीं है, मैं इसको डाला यहाँ पर कि तुम्हें समझ में और आ जाए कि जॉब का मेथड जो मैं बात करें एनालिसिस, वो होता क्या है। ध्यान देना, मेथड मतलब किस किस तरीके से हम किसी भी जॉब को करते हैं एनालाइज। कंफ्यूज मत होना, जॉब को एनालाइज का मतलब है कि काम क्या है, उसके बारे में हर एक आंसर का जवाब मेरे पास होना चाहिए। सेकेंड चीज, कौन उस काम को करने वाला है, उसके क्वालिफिकेशन, स्किल्स के बारे में सभी इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए, ताकि उन्हीं स्किल्स और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम खोजेंगे लोगों को काम करने के लिए हमारे यहाँ। तो इस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए हमारे पास मेथड क्या क्या होता है, देखो लिखा पहला इंटरव्यूज, ठीक है, अगला मेरा होता है क्वेश्चनर्स, थर्ड मेरा होता है ऑब्जर्वेशन, तीन हमारे मेन हमारे हैं। ठीक है, इन चीजों के रिगार्डिंग तुम लोग करते क्या, ध्यान देना कि इंटरव्यू में
देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे होते हैं वहां पे कुछ लोग पहले से काम कर रहे होंगे, ठीक है। जॉब नया हो सकता है, ये जॉब में हल्का सा चेंज आ सकते हैं। जो लोग उस जॉब में ऑलरेडी पहले से हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेती है एक एचआर कि आप लोग क्या क्या काम करते हो मुझे बताओ। हालांकि एचआर खुद तो एक काम नहीं करेगी ना, उसमें उसका काम डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन काम के लिए इसको रखना है, इसका जिम्मा किसके हाथ में? एचआर के हाथ में। जब तक काम क्या क्या होता है एग्जैक्टली उसे पता नहीं होगा, तो एक नया हायरिंग वो करेगी कैसे? तो पहला था इंटरव्यूज। तो जो भी इस प्रोसेस में पहले से लगे हुए हैं, उनसे इंटरव्यूज, उनसे पर्सनल टॉक करके जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं जॉब के बारे में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जॉब को एनालाइज कर रहे हैं। देखो, ऑल इंटरव्यूज वे आस्क्ड द सेम क्वेश्चन इन द सेम ऑर्डर। इंटरव्यूज रिकॉर्ड, कंपेयर, इवैल्यूएट आंसर अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया। कि जो हमने इंफॉर्मेशन लिया है वन बाय वन बातें करके लोगों से, सभी क्या सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? हाँ, पक्का यही काम होता है और हम लोग यही जॉब है इसके रिगार्डिंग। सेकंड चीज हमारा, द इंटरव्यू प्रोसेस रिमेन्स सेम इवन इफ इंटरव्यूअर चेंजेस। यहाँ पे तुम्हारा क्या? देखो, जब भी कोई एचआर, फॉर एग्जांपल एचआर नंबर 1, एचआर नंबर 2, मैंने पहले कहा ना कि इतने भी सारे हमारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड के, सभी का ऑब्जेक्टिव एक ही है, जॉब को अच्छा बनाना। पढ़ते भी लोग एक ही चीज है सिलेबस में। तो यहाँ पर जब मेरा एचआर चेंज भी क्यों ना हो जाए, मैं एचआर 1 से एचआर 2 भी क्यों ना आ जाए, उनके जो मेथड रहेंगे, जो उनके जो सवाल रहेंगे जॉब के रिगार्डिंग, वो ऑलमोस्ट हर किसी का सेम हमारा होने वाला है। तो उससे हम लोग जॉब के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं उन लोगों से जो ऑलरेडी काम में है, कि मुझे नया हायरिंग भी करना है। सेकेंड देते हैं क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं डिफरेंट चीजों के रिगार्डिंग और उसका आंसर नोट डाउन करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये काम एचआर डिपार्टमेंट का है, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से, का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर एग्जांपल, और उसके बेस पे एक रिपोर्ट रेडी करके उसका तुम्हारा जो है एक रिपोर्ट बना के आगे जॉब के रिगार्डिंग, जब भी कुछ जॉब का हायरिंग मुझे करना है, कुछ भी करना है फॉर एग्जांपल जॉब के रिगार्डिंग, तो वो जो क्वेश्चन है, जो रिपोर्ट है, वही मेरा काम है, ये प्रिपरेशन एचआर कर रहा है। आगे बात करता हूँ क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन की लिस्ट फॉर एग्जांपल। तो किन किन की चीज के रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चंस बनता है? नॉलेज, कितनी नॉलेज रिक्वायर्ड है, स्किल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस, ड्यूटी परफॉर्म डेली, कौन कितना काम करता है, ड्यूटीज परफॉर्म्ड लेस फ्रिक्वेंटली, इक्विपमेंट एंड मटेरियल यूज फॉर ड्यूटीज, वगैरह वगैरह। बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ताकि उसके बेस पे एक रिपोर्ट रेडी कर सके। थर्ड के बारे में बात करें तो मेरा होता है ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर जो एचआर होती है, उन सभी रिपोर्ट को देखने के बाद, ठीक है, जो उसे मिले हैं और खुद भी पर्सनल क्या उसे बोलते हैं, मॉनिटर करने के बाद रिपोर्ट्स बनते सके, ऑब्जर्वेशन। So distortion of information, if an employee is aware of the observation, awareness may affect the work output during the observation. Not all job duties and reactions can be observed in set time frame. Higher managerial and executive roles may be difficult to observe fully. इसका मतलब क्या? देखो, बहुत सी चीजें इसको हम लोग क्वेश्चंस में नहीं गैदर कर सकते, क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन में नहीं ले सकते। तो कभी कभी क्या होता है कि हमने एचआर डिपार्टमेंट का जो लोग होते हैं, जब वो रिपोर्ट बना रहे हैं जॉब के बारे में, तो खुद से ऑब्जर्वेशन के थ्रू बहुत चीजों को ऑब्जर्व करके जो रिपोर्ट्स में नहीं हम लोग गैदर कर सकते हैं, जो हम लोग क्वेश्चन या इंटरव्यू की वजह से जो हम लोग गैदर इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते, उन चीजों के लिए सिर्फ हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड जो है फॉर एग्जाम्पल यूज करते हैं, जिससे मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलता है, जॉब के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलता है। और जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे तीनों मेथड्स हैं, वो मुझे हेल्प करते हैं जॉब एनालिसिस में, जॉब के बारे में रिपोर्ट रेडी करने में, कि जब भी न्यू हायरिंग होगा, जब भी जॉब में चेंज मुझे लेके आना है, तो मुझे क्या क्या चीजें करनी है, कैसे कैसे करनी है। तो मैं सिलेबस में टेक्निक्स नहीं है ध्यान देना, बस मैंने इसलिए लिखा था कि तुमको समझ चला आ जाए। आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग बात करें जॉब एनालिसिस के बारे में, मतलब प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द ड्यूटीज परफॉर्म्ड, वो हमारे बारे में। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं जॉब एनालिसिस, हम लोग करते क्यों हैं, इसका हम लोग को मिलेगा आंसर उसके इंपॉर्टेंस में। क्या है? देखो, जॉब एनालिसिस प्लेज अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। वो तो है ही, तभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। The job analysis process identifies the need for talent and recognizes the type of talent. दो चीज ध्यान देना, the need of talent। जब मैं नया हायरिंग करने जा रहा हूँ किसी जॉब के बारे में, तो उस जॉब के बारे में क्या क्या चीजें मुझे पता है, और उसके बेस में खोजूंगा लोगों को जो उस काम को करने के काबिल हो।
देखो एचआर का जो होता है हमारा एक मोटो ये भी है, कोई कंपिटेंट जो है कंपिटेंट वर्कफोर्स खोजे। तो अगर जॉब के बारे में उसे पता ही ना हो, उसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए उसे पता ही ना हो, तो एक कंपिटेंट स्टाफ या वर्कर कभी वो खोज नहीं पाएगा, खोज पाएगी फॉर एग्जाम्पल कौन, एचआर डिपार्टमेंट। ध्यान देना, तो जॉब से ही हेल्प करता है उसे क्वालिफिकेशन स्किल्स का लिस्ट बनाने में, कि उनके बेस पर वो राइट इंसान को चूज कर सके उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ध्यान देना, because they identify the need for talent and recognizes the type of talent needed to fill it, apart from assisting the preparations of sufficient क्या लिखा है सक्सेस तुम्हारा होगा, पता नहीं क्या लिखा है, टाइपिंग एरर शायद है, सफिशिएंट होना चाहिए सर। जॉब डिस्क्रिप्शन, द पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस इन एचआरएम एक्सटेंड टू द अदर एरियाज ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। जो भी डेटा, जो भी आउटपुट मुझे मिलते हैं, रिपोर्ट्स मुझे मिलते हैं इस जॉब एनालिसिस से, वो एचआर डिपार्टमेंट के साथ साथ अलग डिपार्टमेंट में भी इसका यूज हमारा होता है। सो सम पर्पस हमारा क्या ऑब्जेक्टिव क्या कह सकते हो, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, पहला है जॉब डिजाइनिंग एंड रीडिजाइन। ध्यान देना, तुम सोचो कि जॉब डिजाइनिंग का मतलब क्या हो सकता है, कौन सा काम किस प्रोसेस से होगा, कौन सा काम किस वे से होगा, ये बताना तुम्हारा जो काम है, एचआर का तुम्हारा काम है। तो एचआर किस बेस पे डिसाइड करेगी कि जॉब का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, वो उस जॉब एनालिसिस के ऊपर डिसाइड तुम्हारी करती है। तो जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जो मुझे आउटपुट मिलते हैं जॉब एनालिसिस से, वो मुझे हेल्प करते हैं जॉब डिजाइनिंग में, या फिर जॉब अगर पहले से है तो उसको रीडिजाइन करने के लिए, ताकि बेस्ट वे जो पॉसिबल हमारा वे है, साइंटिफिक वे चलो कह लो, वो लेबर्स या जो वर्कर्स हमारे हैं वो यूज करता है कि मुझे आउटपुट हाईएस्ट मिले। ठीक है, तो जो भी मुझे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कहां से, जॉब के बाद, वो रिपोर्ट मुझे हेल्प कर रहा है, वो मुझे आउटपुट हेल्प कर रहा है जॉब को डिजाइन करने में, अगर नया जॉब है तो, अगर ओल्ड जॉब है तो उसे रीडिजाइन करने के लिए देना। ठीक है, तुम सोचो कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग बहुत खंडर है मान के चलो, अब तुम्हारे पास टारगेट मिला है कि उस बिल्डिंग को अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, तुम पहले उस बिल्डिंग का मुआयना करोगे, कहाँ कहाँ गंदगी है, कहाँ कहाँ कैसा है, क्या कहाँ टूट फूट है, कुछ नया बनाना, उसे अच्छा बनाना है, बेस्ट बनाना है। तो मुआयना करने के बाद जो रिपोर्ट निकलेगा वो तुम्हें हेल्प करेगा उस बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए। सेम चीज यहाँ पर हो रहा है, जो प्रोसेस अभी हुआ भी नहीं या फिर होगा, फॉर एग्जाम्पल जो हो रहा है, इस प्रोसेस से मुझे हेल्प मिलता है, सभी इंफॉर्मेशन मुझे मिलते हैं, वो हेल्प करते हैं डिजाइन और डिजाइन करने के लिए। देखो बाय फ्रीक्वेंटली यूजिंग दिस 3 जॉब एनालिसिस मेथड, जो मैंने पहले पढ़ा ना, इंटरव्यू, क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, HR managers and job analysts can work to improve job specifications, increase professional output and insight company growth। कैसे? सिंपल सा, अगर डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल होगा ही नहीं तो हम किस बेस पे डिसाइड करेंगे। तो जॉब एनालिसिस मुझे क्या मिला, डेटा मिला, रिपोर्ट्स मुझे मिले, और उसके बेस पे मैं सब चीजें कर रहे हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से मुझे रिपोर्ट्स या इंफॉर्मेशन मिलते हैं, तो जिसको हम लोग यूज करते हैं आगे डिजाइन और डिजाइन करने के लिए। आगे मेरा ह्यूमन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कभी कभी हमें लिखता है इस मेथड से एनालिसिस करने के बाद कि नहीं, जो एचआर ने पहले किया था एक्सपेक्ट कि लोगों को इतना टैलेंट चाहिए उससे हो जाएगा, शायद अब उसे चला पता कि नहीं अब लोगों में टैलेंट और मुझे ज्यादा लोग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहले एचआर ने अनस्किल्ड लेबर को हायर कर लिया, उसे लगा कि अनस्किल्ड लेबर काम कर लेंगे, लेकिन जब उसने जॉब को एनालाइज किया तब क्या समझा, नहीं इस काम को करने के लिए तो स्किल्ड लेबर ही चाहिए। तो इसका अब जब चल गया पता एनालिसिस के बाद, तब शायद वो स्किल्ड लेबर क्या ही सर्च करेगी। तो हेल्प मुझे मिला एनालिसिस के बाद कि मुझे इंफॉर्मेशन मिले, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर अब मैं सिलेक्शन कर रहा हूं ताकि राइट पीपल अब उस काम में लग जाए। जॉब एनालिसिस डिफाइंस द टाइप ऑफ पर्सन दैट इज नीडेड फॉर पर्टिकुलर पोजीशन। जॉब एनालिसिस डेटा हाइलाइट्स, ध्यान देना, दिखाते हैं द लेवल ऑफ एजुकेशन क्या चाहिए बंदे में, qualification, experience and skills that is needed to be held by ideal candidates। अगर मैं एनालिसिस करूं ही ना तो मुझे सब इंफॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं। अब तुम सोचो कि हमारे लाइफ में संडे क्यों आता है, ताकि हम बैठकर पास्ट जो पूरा वीक बीता हमारा उसके बाद में एनालिसिस कर सके कि जो भी अचीव था, कितना चीज में अचीव के टारगेट, कितनी चीजें किए, और सेकंड हमारे पास क्या होता है कि अगले आने वाले वीक का हम प्लानिंग कर सके। तो हम लोग एनालाइज करेंगे नहीं, हम लोग बस संडे घूम के सो के बिताएंगे, तो अगले वीक काम कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। सेम चीज यहाँ पर वही है कि हम काम को एनालाइज कर रहे हैं, जहां से डिफरेंट नॉलेज मुझे मिल रहा है डिफरेंट चीजों के बारे में, किसको, एचआर को मिल रहा है।
Additionally, job analysis helps to develop advertisements, salary levels, interview question, selection tests, evaluation forms and orientation material for new recruits. इन सभी का जो सोर्स है कि है जॉब एनालिसिस और उसका रिपोर्ट ध्यान देना। नंबर 3 बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग और नीड्स ध्यान देना। तो मैंने जब रिक्रूटमेंट हायर किया, फिर मैं हायर करूंगा फ्यूचर में, तो क्या क्या ट्रेनिंग देना पड़ेगा स्पेसिफाइड, तो मुझे उसका इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, जॉब एनालिसिस से ही मुझे मिल जाता है कि जो लोग आ रहे हैं उससे क्या क्या ट्रेनिंग का जरूरत है। अगर मैं एसेस नहीं करूंगा तो मुझे इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा और मैं उन स्टाफ्स को या फिर जो मेरे आन रिक्रूट होने वाले हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दे पाऊंगा। सॉरी। जॉब एनालिसिस प्रोसेसेस हेल्प एचआर प्रोफेशनल डेवलप एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोसीजर्स। फिर से आ गया ना कि वो करने के बाद ही मुझे चला पता क्या ट्रेनिंग देना है और क्या ट्रेनिंग नहीं देना है। जॉब एनालिसिस कैन डिटरमाइन ट्रेनिंग कंटेंट क्या होना चाहिए, असेसमेंट टेस्ट, ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ध्यान देना। नंबर 4 अगर बात मैं करूं तो स्टेबलाइजिंग अ कंपेंसेशन मैनेजमेंट पॉलिसी ध्यान देना। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी हमने किसी को सैलरी कम ऑफर कर देते हैं कि जब एनालाइज करते हैं जॉब के बारे में तब मुझे लगता है कि नहीं जॉब तो बहुत डिफिकल्ट है, जो सैलरी है शायद कॉम्पिटेंट तुम्हारा नहीं है, तो उस केस में हम लोग कंपनसेशन पॉलिसी भी डिसाइड करते हैं इन चीजों के बारे में कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हमारे होते हैं उनको एज पर दी जॉब का स्टैंडर्ड पेमेंट मिले, सैलरी मिले। ठीक है। सो अ वेल डिफाइंड कंपनसेशन मैनेजमेंट पॉलिसी हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू रिटेन, मोटिवेट एंड गाइड करेंट टैलेंट ध्यान देना। ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा कि बहुत सारा वे होता है किसी को भी रिसोर्स को काम करवाने का, काम के बारे में काम पे रिटेन करने का, मोटिवेशन अलग अलग, तो वो मुझे हेल्प कर देता है एनालाइज करने के लिए इस मेथड से। जॉब एनालिसिस ध्यान देना। While also attracting new talent, job analysis processes aid मतलब help HR professionals to develop an efficient compensation management policy that focuses on elements such as pay scale, bonus and incentive plans, work environment and restructuring positions as needed. इन सभी का सोर्स है जॉब एनालिसिस से मिलने वाला डेटा हमारा। आगे कंडक्टिंग परफॉर्मेंस रिव्यूज। So using data from job analysis process necessary for when HR professionals carry out the performance reviews। ठीक है। देखो जॉब करने के बाद ही हमें चलता पता कि कितने एम्प्लॉय कितना काम कर रहे हैं, कितना काम करना चाहिए, क्या सैलरी होना चाहिए, कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, कौन परफॉर्मेंस कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन परफॉर्मेंस एट पार कर रहा है, कौन ओवर परफॉर्मेंस दे रहा है। इन सभी का इंफॉर्मेशन का सोर्स हमारा जॉब एनालिसिस ही हमारा है। Job analysis clearly defines the objectives of a job and set scalable goals for employees that reflect their performance। अब तुम सोचो, तुम दिन में बैठ के सोचोगे कि कितना मैंने पढ़ा yesterday, क्या किया वगैरह वगैरह, तुम एक ध्यान से सोचोगे बहुत तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तुम उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर अलग अलग डिसीजंस ले सकोगे इन फ्यूचर में। तो जॉब डिस्क्रिप्शन वही हमारा है। बाय मिस्टेक जॉब एनालिसिस हमारे उसी के बारे में। तो अब अगर मैं बात करूं जॉब एनालिसिस के बारे में तो 2 पार्ट इसके हो जाता है आगे जाके। एक हमारा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, एक हमारा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है। जॉब एनालिसिस मैंने पहले क्या, एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर जो होता है मैं 2 पार्ट हमारे होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, एक हमारा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो मैं बात करूं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में तो वो मेरा क्या है समझा देता। चलो, हमने जॉब को एनालाइज किया तो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब तुम्हारा है उसका क्या क्या तुम्हारे फीचर्स है, क्या तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, जॉब का ध्यान देना। ठीक है। उनके बारे में बोलते हैं कि जॉब डिस्क्राइब, जॉब को डिस्क्राइब करना। फॉर एग्जांपल कि जॉब टाइटल क्या होगा, जॉब का लोकेशन क्या होगा, जॉब का समरी क्या होगा, किसको रिपोर्ट करना है, वर्किंग कंडीशन क्या होगा, जॉब ड्यूटीज तुम्हारे क्या होंगे, कौन कौन से मशीन यूज करेंगे, क्या क्या तुम्हारा डेंजर वगैरह जो उसमें रिस्क इन्वॉल्व जॉब में, ये सभी बातें जॉब के बारे में करता है एनालिसिस। मैंने पहले कहा था कि दोनों मिलकर बनता है जॉब एनालिसिस, और जब अलग अलग देखूं 2 मुझे मिलता है पार्ट, एक जॉब डिस्क्रिप्शन। ये वाला पार्ट सिर्फ जॉब के बारे में बात करता है, जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है किसी ह्यूमन को ध्यान देना कि वो काम है क्या। लेकिन जब बातें करूं जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में तो ये बातें करता है जो ह्यूमन रिसोर्स काम करने वाला है पर्टिकुलर, उसमें क्या क्या टैलेंट चाहिए, उसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए, उसके बारे में। तभी ना होगा काम ए है तो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक परफेक्ट मैच एस्टेब्लिश करता है
कि काम का रिस्क ये है तो ये बंदा ही चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, बंदे में सब चीजें ही चाहिए, तो मुझे मिल गया, एक परफेक्ट मैंने चूज कर लिया। जब बंदा काम को जानता है उसको मैं जॉब को डिस्क्राइब कर दिया, और जहां जॉब के अकॉर्डिंगली मैंने बंदे को खोजा जो इस जॉब स्पेसिफिकेशन वाला हमारा पार्ट है। दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हमको यही दो पार्ट पढ़ना आगे जाके, एक है जॉब डिस्क्रिप्शन, एक हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। तो अगर मैं आगे बात करूं तो पहला हमारा होगा जॉब डिस्क्रिप्शन या पोजीशन डिस्क्रिप्शन। ध्यान देना, तूने की बात है जॉब डिस्क्रिप्शन, काम को डिस्क्राइब करना, काम है क्या, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हमारे हैं। सेकेंड हमारा पोजीशन डिस्क्रिप्शन। तो यहां अगर मैं पढ़ूं तुम्हारे लिए, तो जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स बेसिक जॉब रिलेटेड डेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हमारा है, बेसिक जॉब रिलेटेड डेटा, कि जॉब में क्या क्या तुम्हारा है। मैंने कहा जॉब टाइटल, जॉब पोजीशन, जॉब लोकेशन, डेंजर वगैरह वगैरह, सेम चीज के बारे में। दैट इज यूजफुल टू एडवर्टाइज अ स्पेसिफिक जॉब एंड अट्रैक्ट अ पूल ऑफ टैलेंट। जब तक मैं सामने बताऊंगा नहीं कि तुम्हें क्या काम करना है, सामने वाला कैसे डिसाइड करेगा कि वो काम करे या ना करे। अगर मैं किसी कंपनी में हूँ, कोई मैं किसी को हायर मुझे बताना पड़ेगा ना कि देखो तुम कैसे ऑफिस आओगे, तुमको ये सब चीजें काम करनी पड़ेंगी, यहाँ यहाँ तुम्हें काम करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे मिलता है जॉब डिस्क्रिप्शन से, जहां पर मुझे जॉब के बारे में हर एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होता है किसी भी वर्क फोर्स को मुझे बताने के लिए। आगे है इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन सच एज जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, रिपोर्टिंग टू, किसको रिपोर्ट करूं, एंड ऑफ एम्प्लॉइज, जॉब समरी, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ जॉब, टास्क एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म, वर्किंग कंडीशन, क्या क्या मशीन होने वाले यूज, टूल्स एंड इक्विपमेंट टू बी यूज्ड बाय प्रोस्पेक्टिव वर्कर एंड हैजर्ड इन्वॉल्व्ड इन इट। मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जहां पर एक आदमी समझ जाए कि हाँ वो क्या करने जा रहा है। ध्यान देना, वो ब्लैंक नहीं है, सभी डिस्क्रिप्शन दे दी गई उस जॉब के बारे में, और उसी डिस्क्रिप्शन में ये सभी इंफॉर्मेशन होते हैं इंक्लूड। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आते हैं? ये इंफॉर्मेशन आते हैं जॉब एनालिसिस से। ध्यान देना कि जॉब डिस्क्रिप्शन उसी का हमारा पार्ट है। तो अगर मैं ना करूंगा तो मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेंगे, तो मैं कैसे बता पाऊंगा? अब तुम्हारे यहाँ पे एक आदमी काम करने आए, तुम उसे बता ही नहीं पाओगे तुम्हें काम करना क्या क्या, तो आदमी भी कंफ्यूज, तुम भी कंफ्यूज, कितना सैलरी तुम भी कंफ्यूज, काम तो पता नहीं काम क्या क्या हमारा है, और वो भी कंफ्यूज है कि उसे काम का पता ही नहीं चल रहा है तुम्हारे वर्बली पहले, तो किसको हाँ बोले किस काम को ना बोले। तो ये कंफ्यूजन दूर करता है जॉब डिस्क्रिप्शन हमारा, जॉब के बारे में हर एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता है जॉब सीकर्स को, या फिर जो एम्प्लॉय हम हायर करने वाले उनके लिए। ठीक है, जब हम भी श्योर कि मुझे टैलेंट सब चीज चाहिए, तो आगे लिखा है रिलेवेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो वो होता है कि यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन आर यूजुअली एसेंशियल फॉर मैनेजिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं बता पा रहा हूँ तुम्हारा काम क्या क्या है, तुम्हें क्या क्या करना है, तो वो एक आदमी क्लियर कट उसके बाद दिमाग में आइडिया है कि हाँ हमें कितना सैलरी चाहिए, हमें काम करेंगे या नहीं करेंगे, या ज्वाइन करे या ना करे, बिकॉज मैंने उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया जॉब के बारे में। यहाँ मुझे हेल्प मिलता है इस चीज के बारे में। सेकंड, job descriptions are required for recruitment so that managers and applicants can understand the job role. मैं जब काम के बारे में जानूंगा नहीं तो मैं किसी को काम को रख कैसे पाऊंगा? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर पे मेड चाहिए, आई रिपीट, लेकिन तुम्ही को नहीं पता है, मान के चलो तुम्हारे पापा को मेड रखना, मम्मी को नहीं पापा को रखना है, वो मेड नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं घर पे काम क्या क्या होता है, उनको मेन काम पता है, लेकिन घर में स्मॉल से स्मॉल काम क्या करना पड़ता है उनको नहीं पता। तो कल को मान के चलो रख भी लिए, काम मांग रख लिए एक चीजों को, तो डिस्क्राइब तो कर नहीं पाया स्टार्टिंग में। जब बाद में चलेगा पता कि ये भी उसे ही करना है, तो शायद वो जो मेड तुम्हारे घर पे आएगी वो काम नहीं करेगी, क्या बोलेगी आपको तो ये काम बताया नहीं था स्टार्टिंग में। सेम चीज यहाँ होता है, अगर मैं किसी भी एम्प्लॉय को ना बताऊं जॉब के बारे में, तो वो कैसे मैं उसे हायर कर सकता हूँ? बाद में कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारा होगा, और एक ऑर्गेनाइजेशन किसी को भी हायर यूं ही नहीं करता, बल्कि उसको डिफाइन करता है कि जॉब है क्या पूरा पूरा। तुम भी जब काम करने जाओगे पढ़ाई पूरा करके, तुम्हें भी ये सब देखने को मिलेगा वहां पर कि जो तुम्हें हायर कर रहा है बैठ के तुम्हें हर एक इन्फॉर्मेशन या तो रिटर्न में या तो वो तुम्हें बताएगा वर्बली कि काम आके तुम करने क्या वाले हो, क्या क्या काम वहां पे इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जॉब का एनालिसिस किया है, उससे जॉब का डिस्क्रिप्शन निकाला है और तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ध्यान देना। आगे बात करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस आर नेसेसरी फॉर मोस्ट पीपल इन वर्क। आगे बात करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइंस अ पर्सन्स रोल एंड अकाउंटेबिलिटी। तुमने काम क्या क्या मुझे पता,
उसे काम क्या करना है उसे मैंने बता दिया। तो अब उसको अपना क्लियर है कि मैं रोल क्या है, मुझे क्या काम कंप्लीट करना है, और काम अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो जिम्मेदार मैं ही बनूंगा, बिकॉज मुझे पता है मैं रोल क्या किया। तो सी भी डिफाइन होता है कि मैं अकाउंटेबिलिटी और रोल को स्टैब्लिश कर पाता हूँ हमारे ह्यूमन रिसोर्स का, कि मैंने जॉब के बारे में हर चीज बातें समझा दी है और वो समझ भी गया, बिकॉज डिस्क्रिप्शन मेरे पास अवेलेबल जॉब के बारे में। आगे बात करूं, विदाउट अ जॉब डिस्क्रिप्शन इट इज यूजुअली वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू प्रॉपरली कमिट और टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर अ रोल। उसको होते हैं 100, उसे क्योंकि मैं मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब डिस्क्रिप्शन किया ही नहीं है, बताया 60 काम ही बताया, 40 काम मुझे भी नहीं पता बिकॉज मैं डिस्क्रिप्शन किया ही नहीं है। जब एक्चुअली में काम करना स्टार्ट किया तब उसे चला पता कि काम 60 नहीं, काम 40 से ध्यान देना। तो अगर मैं 40 में बताया नहीं तो मैं उससे अकाउंटेबल हेल्ड ही नहीं कर पाऊंगा। मान के चलो मेरा स्कूल है, मैं एज ए टीचर वहां पर अप्लाई मैंने किया, कि मुझे स्कूल में अप्लाई करते तो ये नहीं कहा कि मुझे अलग अलग क्लब्स में रहना पड़ेगा। अब बाद में जब मैं स्कूल ज्वाइन किया 1 महीने बाद नाम डाल दिया मेरा 5 क्लब्स में, लो झेलन हो गया। स्कूल पढ़ाओ भी और पेपर भी चेक करो, और मुझे जो बोला नहीं गया था पहले उन क्लब्स में भी एक्टिव रहो। तो मैं उस समय क्या हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा कि मुझे पहले तो बोला नहीं गया था चीजें, मैं रेडी था नहीं। इसे तुम्हारे यहाँ पर होता है। तो किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने से पहले जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है वो जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोसेस में खत्म कर लिए जाते हैं। आगे, दिस इज स्पेशली सो इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, job descriptions improve an organization's ability to manage people and play roles in the following ways। क्या क्या है लिखा है लाइन से मैंने, तो होप तुमको समझ में आ रहा होगा अब तक कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं चलो। सो लिखा है कि नंबर 1, क्लैरिफाइज एम्प्लॉयर एक्सपेक्टेशंस फॉर द एम्प्लॉयर्स। ध्यान देना, तो मुझे पता है काम क्या क्या होना है किसी को हायर करने के बाद, तो मैं क्लियर हूँ, एम्प्लॉयर भी क्लियर है कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अभी 10 काम तो पूरा करके वो देगा, बिकॉज मुझसे मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि 10 काम तुम्हें करने हैं। क्यों? बिकॉज मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन किया है। नंबर 2 ध्यान देना, प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ मेजरिंग जॉब परफॉर्मेंस। जॉब डिस्क्रिप्शन का जॉब के बारे में पता लगाते नहीं है, जॉब कितना करना है, कैसे करना है, कितने टाइम पूरा करना है, वो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं या फिर सेट कर देते हैं। आगे, प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल ऑफ जॉब कैंडिडेट्स। जो हायरिंग कंट्रैक्ट में लिख के देता हूँ कि हाँ ये 10 काम तुम्हें करने हैं, मैं ऐसे कर पा रहा हूँ क्यों? क्योंकि मैंने जॉब को डिस्क्रिप्शन किया है मैंने। आगे, प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन फॉर द कंपनी टू अंडरस्टैंड एंड स्ट्रक्चर ऑल जॉब एंड इंश्योर नेसेसरी एक्टिविटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कवर्ड बाय वन जॉब और अनदर। हालांकि तो समझना डिफिकल्ट है, लेकिन तो दिमाग चलाओ हल्का सा कि जॉब डिस्क्रिप्शन से क्या क्या मुझे हेल्प मिल सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। आगे बढ़ते नंबर 5वां, प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ रोल पैरामीटर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ मैनेजर्स इंटरप्रिटेशन। क्यों? हायरिंग करते वक्त उसे बता दिया मैंने पूरा, तो बार बार उसे इन्फॉर्मेशन दिलाने का याद जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने काम डिफाइंड पहले से उसके जॉब कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे हैं। आगे, enables pay and grading systems to be structured fairly and logically। हम काम के बदले जितना काम उतना पैसा, तो मैं काम को डिफाइन नहीं कर पाऊँ अच्छे से तो मैं पैसे को भी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन से मुझे यही हेल्प मिला कि मैं काम को डिफाइन कर पाया, कितने जॉब है वो बता पाया, उसमें क्या क्या डेंजर बता पाया, तो उसके हिसाब से मैंने पे स्केल भी ऑफर किया। तब जाके सामने वाले बंदे ने हाँ बोला, अब शायद वो बात से मुकरेगा नहीं कि मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। enables prevents arbitrary interpretation of rule content and limit by employee and employer and manager। देखो बातें सब क्लियर है, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने किया है तो जॉब को मैं डिस्क्राइब भी किया है सामने वाले को, तो यहाँ पर मैंने एक भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ा कोई अगला या तो ऑर्गेनाइजेशन या तो वो तुम्हारा वर्कर या स्टाफ चलो कह लो, वो खुद से अज्यूम कर ले कि मुझे ये तो नहीं करना, मुझे वो तो नहीं करना, मुझे इतना ही काम करना है। तो इससे क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन से वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है। तो दोनों ही जानते हैं कि कौन कितना काम करेगा, कितना सैलरी ऑर्गेनाइजेशन देगा, और उसके बदले में तुम्हारा जो है कितना काम जो है वो तुम्हारा करेगा एम्प्लॉय। ध्यान देना, बिकॉज जॉब डिस्क्रिप्शन डेटा हमारे पास अवेलेबल है। आगे लिखा है कि प्रोवाइड्स रेफरेंस टूल इन इश्यू ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डिस्प्यूट। को मान के चलो एम्प्लॉयर बोला कि तुम्हें तो ये काम भी करना है, एम्प्लॉय तुम्हारा जो है वो काम नहीं करे, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को पहले इंफॉर्मेशन मिल चुका था कि उसके जिम्मे क्या क्या तुम्हारा काम है,
लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल ना हो और पहली बातें ना हो जॉब के बारे में, तो बाद में डिस्प्यूट होगा। जो मैनेजमेंट है, जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक्सपेक्ट करेगा एम्प्लॉय से कि ज्यादा काम करे, और क्योंकि एम्प्लॉय को बताया नहीं गया था स्टार्टिंग में, तो कम काम करना चाहेगा, डिस्प्यूट तुम्हारा राइज हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो कि मुझे बताया नहीं गया मुझे क्या क्या पढ़ाना है, और मुझे हायरिंग कर लिया गया स्कूल में, और हायरिंग करने के बाद मुझे बोला गया कि आपको 9 भी पढ़ाना है, 10 भी पढ़ाना है, 11 12 भी पढ़ाना है, तो डिस्प्यूट तो राइज होगा ना जी। मैंने कुछ और सोचा कि मुझे पहले मैंने बात उसके बारे में नहीं क्लियर कट की थी, तो बाद में डिस्प्यूट तुम्हारा हो गया। तो जॉब डिस्क्रिप्शन से ये सब चीजें कम करने में हेल्प मिलता है। आगे है कि प्रोवाइड इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एरियाज। जब काम डिफाइंड है, मैं क्या काम करने वाला हूँ वो डिफाइंड है, उसके बारे में पहले ही सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो क्या क्या कंपनी को ट्रेनिंग मुझे देना है, कंपनी भी श्योर है कि इनको इन सब बारे में ही ट्रेनिंग दे, बिकॉज ये सब काम ही करने वाला है और कुछ काम एक्स्ट्रा नहीं करने वाला है। आगे है provides a neutral and objective as opposed to subjective or arbitrary reference point for appraisal, performance reviews and counseling। सिंपल तुम 10 ही लर्न करो, बहुत तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। ध्यान देना, अब तक तो बात हम लोग करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि जॉब में क्या क्या चीज इन्वॉल्व है। जब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जो एचआर होती है वो खुद से बनाती स्टैंडर्ड्स कि जो बंदा काम करेगा या काम करने वाला है, फॉर एग्जाम्पल उसके बेस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मान के चलो तुम्हारी बोर्ड है, उसने गाइडलाइंस दिया कि 11 12 पढ़ाने के लिए टीचर के पास कम से कम क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर्स। क्या उसने ऐसे दे दिया? क्या 12 पास आउट एक लड़का जो 12 पास पढ़ के निकला है फॉर एग्जाम्पल, वो 11 12 नहीं पढ़ा सकता? क्यों मास्टर्स क्यों चाहिए? ध्यान देना, इसलिए चाहिए मास्टर्स कि बहुत सा जगह पे कितना तुम्हारा होता है कि टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 11 12 बच्चा समझा नहीं पाए। शायद जिसने 11 12 पास किया, इवन कि जिसने खाली बीकॉम भी पास किया है, उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत कम हो। लेकिन मास्टर्स का सेट करने के पीछे यही मोटिव रहा है कि जब वो टॉपिक्स आए 11 12 लेवल पर, जिसने आगे तक पढ़ाई की उन चीजों को समझे ध्यान से, इसलिए वैसे टारगेट तुम्हारा किया। जहां जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन उस जॉब में इन्वॉल्व तुम्हारा क्रिटिकलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क, चलो कह लो, उनके बेस पर तुम्हारा जो है एक रिपोर्ट और बनाती है, जहां पर सोच दिखाती है कि जो मैं हायर करने वाला हूँ इस जॉब के लोगों को, उसमें क्या क्या तुम्हारा टैलेंट चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मान के चलो बास्केटबॉल तुम्हारा गेम है, वहां पर हाइट ज्यादा के लोग चाहिए। क्यों? बिकॉज जंप कर कर तुम्हारा बकेट करना होता है। तो अगर वहां पर मुझे पता ही ना हो जॉब के बारे में या हाइट के बारे में फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सारी रिक्रूट अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। और जहां मैंने डिस्क्रिप्शन कर लिया, अब उस डिस्क्रिप्शन के बेस पर जो है मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का सेट स्टैंडर्ड जो है वो लाऊंगा, जो मैं खोजूंगा किसमें, एम्प्लॉयज में मैं खोजूंगा। ठीक है, होप समझ में तुम लोग को आ रहा हो। तो जॉब एनालिसिस से जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन मिला, और जॉब के इंफॉर्मेशन से मुझे क्या मिला कि जो काम करने वाले लोग हैं उनमें क्या मुझे क्वालिफिकेशन चाहिए, इसी को बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। ध्यान देना, जहां पर मैं मोर स्पेसिफाइड हूं कि जॉब को कंप्लीट करने में जो लोग चाहिए, जो मुझे जो बंदे चाहिए, उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बिकॉज जॉब मुझे पता है। तो जॉब कौन कंप्लीट कर सकता है मुझे उसके बारे में पता चल जाता है, तो उसी के बारे में तुम्हारा जॉब स्पेसिफिकेशन। देखो पढ़ता हूं, यहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशन इज रिटन स्टेटमेंट, ध्यान देना, of education qualification, specific qualities, levels of experience, physical, emotional, technical and communication skill required to perform job responsibilities involved in a job। बहुत सिंपल है कि मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन को देखकर, मैं मतलब कौन, एचआर, ध्यान देना, जॉब को देखकर मैंने बनाया स्टेटमेंट कि इस काम को परफॉर्म करने के लिए ये सब लोग होने चाहिए। लोग किसी भी इंसान में ये टैलेंट होना चाहिए, बिकॉज मुझे काम के बारे में पता है। बिना काम के बारे में पता किए मैं क्वालिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन बना ही नहीं पाऊंगा, ध्यान देना। ठीक है, तो मैंने बनाया कि स्टेटमेंट जहां लिखा मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक क्वालिटीज क्या चाहिए, लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए, फिजिकल, इमोशनल, टेक्निकल, जो भी जितनी भी चीज चाहिए जो एचआर को लग रहा है कि इस काम करने में होने ही चाहिए, उसका स्टेटमेंट हमारा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो तुमको समझ में आ रहा हो शायद। आगे है इट ऑल्सो इंक्लूड्स, छोड़ दिया, एंड अदर अनयूजुअल सेंसरी डिमांड्स, जो भी तुम्हारा है,
It also includes general health, mental health, intelligence, aptitude, memory, judgment, leadership skills, emotional ability, adaptability, flexibility, values and ethics, manners and creativity etc. ये हमारे सबसे सेकेंडरी चीज होते हैं जो अगर है तो काम और अच्छे से होगा, नहीं तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तुम्हारी होती है किसी कोई भी इसको जो होती है ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी भी एम्प्लॉय के बारे में ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देती है, जहां पे एलिमेंट भी होने चाहिए, बेसिक एलिमेंट है और जो हमारे पास सेकेंडरी एलिमेंट है वो भी होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आ रहा हो कि जॉब एनालिसिस से मैं अगर तुम्हें ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसका इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश करूं, अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा शायद कि जॉब एनालिसिस से मुझे क्या मिला, इंफॉर्मेशन जॉब के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन, और इस जॉब डिस्क्रिप्शन में मुझे इंफॉर्मेशन मिला या मैंने बनाया फॉर एग्जांपल जॉब स्पेसिफिकेशन, किसी भी काम को करने के लिए जो बंदा मुझे चाहिए उस बंदे में क्या क्या मुझे टैलेंट चाहिए। ठीक है, तो बिना जॉब एनालिसिस के जॉब डिस्क्रिप्शन तो हमारा पॉसिबल नहीं है, और बिना जॉब डिस्क्रिप्शन के पॉसिबल नहीं है कि जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जॉब का स्पेसिफिकेशन या फिर स्टैंडर्ड रेडी कर सके कि क्या क्या चीजों क्या क्या होना चाहिए टैलेंट पर्टिकुलर किसी बंदे में। तो बस जॉब स्पेसिफिकेशन उन्हीं क्वालिफिकेशंस, उन्हीं टैलेंट, उन्हीं चीजों का एक तुम्हारा स्टेटमेंट है जो किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए किसी भी न्यू रिक्रूट या एम्प्लॉयज में, वो शो तुम्हारी करती है, कॉमन सेंस में कहा जाए तो। आगे बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस किसका, जॉब स्पेसिफिकेशन का, क्योंकि तुम्हारा क्या स्टेटमेंट है, इसको बनाया जा रहा है, तो अगर बनाया यूं ही चल जाए, कुछ इंपॉर्टेंस ना कुछ काम ना, तो क्यों ही बनाएंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं, मैं मान के चलो मैंने टीवी में मैंने पेपर में ऐड दिया, तो मुझे लिखना पड़ेगा ना कि कौन कौन लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसमें टैलेंट होना चाहिए, और मुझे भी साथ मेंशन करना पड़ेगा कि क्या क्या वो काम करेंगे। तो किसी भी बड़े ऐड में ध्यान देना, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दो तुम्हारा होता है। तुम Naukri.com खोलो, तुम मॉन्स्टर क्या है जो मॉन्स्टर जॉब तुम .com खोलो, वहां तुम्हें इन्फॉर्मेशन भर के दिखेंगे सर कि उसमें क्या क्या टैलेंट चाहिए, क्वालिफिकेशन वो भी मेंशन है जॉब के ऐड में, और क्या जॉब करेंगे उनको भी तुमको वहां पे इन्फॉर्मेशन तुम्हारा मेंशन है। ठीक है, मैं तुम्हें अगले क्लास में दिखा दूंगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन का इन शॉर्ट समरी कैसे बनता है किसी भी ऑनलाइन ऐड वगैरह में। तो हम लोग बातें करें जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में, जहां हम लोग ये डिसाइड करते हैं या फिर ये डिमांड करते हैं या कि स्टेटमेंट हमारा होता है कि जो जॉब करने के लिए मुझे हायर करना है, जो मैन फोर्स चाहिए, वो उसमें तुम्हारा टैलेंट क्या क्या होना चाहिए। तो स्टेटमेंट का हमारा इंपॉर्टेंस क्या हम लोग अभी यहाँ पढ़ेंगे। The importance and purpose of job specification is to thoroughly understand the specific details of a job. Jobs can be of different types and can require different skills set to get the maximum output from a particular. हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 100 तरह के काम है, 100 काम करने के लिए अलग अलग लोग चाहिए, उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का वैकेंसी भी है, हमारे यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का भी वैकेंसी है, हमारे यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड का भी वैकेंसी है। 3 अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लिए 3 अलग अलग मुझे क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, ये तो नहीं कि मैं एक साथ ऐड दे दूंगा कि मैं हमारे यहाँ पे जॉब वैकेंसी खाली है मैनेजर पोस्ट के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और सिक्योरिटी गार्ड के लिए, और लोग अप्लाई कर देंगे, तो मुझे इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा, वो एक रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा प्रोसेस। यहाँ पर किस काम को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो होता है, दिखाता स्टेटमेंट लिखा होता है। अपने बुक में जाना, बुक अगर तुम्हारे पास है तो वहां तुम देखोगे, तुम्हें दिखेगा स्टेटमेंट वहां पर कि कैसा बनता है एक्चुअल में। इन शॉर्ट, job specification gives important details relating to job like education skills, prior work experience, managerial experience, personality trait, etc., which would help an employee accomplish the objectives for job. तो मतलब हायरिंग करते वक्त जो तुम्हारी एचआर डिपार्टमेंट होती है वो मैच करती है जितने भी एप्लीकेशन मिले हैं कि सभी एप्लीकेशन तुम्हारे जो हमें रिक्वायर्ड से मैच करते कि नहीं करते हैं। तो मैच करने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास बेसिस चाहिए। तो बेसिस प्रोवाइड कौन कराता है, जॉब स्पेसिफिकेशन हमारे पास। आगे फॉर रिक्रूटर, जॉब स्पेसिफिकेशन लेज डाउन द गाइडलाइंस ध्यान देना, अ बेसिस फॉर विच द कंपनी कैन रिक्रूट एंड सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट हु वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर द जॉब। सिंपल सा लाइन था हमारा, समझ में आ गया। अगर मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ही ना लिखाऊं कि मुझे क्या क्या चाहिए प्रोजेक्ट में,
तुम कैसे बनाओगे? तो स्टेटमेंट वो डिटेल से मेरा क्या हेल्प हमें करता है सभी चीजों को एक साथ करने में। देख कर क्यों कह सकते हो। अपार्ट फ्रॉम एक्चुअली फाइंडिंग द राइट कैंडिडेट और एम्प्लॉय, जॉब स्पेसिफिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ रिज्यूमे। हमारे पास एक वैकेंसी है, उसके लिए 100 वैकेंसी, वो 100 एप्लीकेशन हमारे पास चले आए। तो 100 एप्लीकेशन में से कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन थे मुझे चूज करना पड़ेगा। किसके बेस पे चूज करेंगे? जॉब स्पेसिफिकेशन के बेस पे चूज करेंगे, ठीक है। एंड शॉर्ट लिस्ट only those candidates who are closest fit to job. Hence, a job specification gives specific details about a job and what kind of skill sets are required to complete the job. अब बात करते हैं तुम्हारा इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट वाइज। तो पहले का पॉइंट, सर्चिंग डिजर्विंग कैंडिडेट। अब तुम शायद मोटा मोटी समझ पा रहे होगे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, और पॉइंट को तुम सुन के या पढ़कर खाली हेडिंग ध्यान देना, तुम्हारे भी लगा पा रहे होगे। हमारे पास एक क्या कहते हैं चेकलिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। उस चेकलिस्ट के बेस पे जो है हम सर्च करें टैलेंट को, ठीक है। मान के चलो शादी का ऐड है, तो लड़की को क्या चाहिए? शायद लड़के फॉर एग्जांपल वो बोलेगी ना गोरा होना चाहिए, ठीक है, लंबा होना चाहिए, चलो ठीक है, एमकॉम कम से कम या फिर मास्टर्स या एमबीए किया, चलो ठीक है, ये चलो ठीक है, वो चलो ठीक है। उस 5 के बेस पे ना खोजेंगे लेके, 5 है, ठीक है, तुम भी हो गया शॉर्टलिस्ट, वो भी तुम्हारा शॉर्टलिस्ट हो गया। तीन चीज यहाँ पर कि वो जो स्टेटमेंट है हेल्प करता है, मान के चलो किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने में या सर्च करने में राइट कैंडिडेट। उसके बेस पे जितने उसमें लिखे हुए हैं गाइडलाइंस, हम उसके बेस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं, सर्च करते हैं लोगों को, जो मैच नहीं करते उसको हटा देते हैं वहां से। तो असिस्ट द एचआर डिपार्टमेंट टू फाइंड द राइट कैंडिडेट फॉर डिफाइंड प्रोफाइल, फिर उसमें लिखा गया है। इट ऑल्सो हेल्प्स द एचआर एग्जीक्यूटिव्स who are not technically aware of the exact requirement। ध्यान देना कि अगर रिपोर्ट भी मैं ही बनाऊं, खोजू भी मैं ही, तो डिफिकल्ट होगा ना। जब दो अलग अलग एचआर है तो वहां पर काम जो सेकंड एचआर मेरा उसको तो आसान हो गया ना, क्योंकि एचआर नंबर 1 ने जो हेड एचआर है उसने बनाकर दे दिया कि कल को जॉब वैकेंसी निकलने वाला है, मुझे कैंडिडेट में सब चीज चाहिए, और उसी को देखकर जो है सेकंड जो लोअर जो एचआर है वो लोगों को हायरिंग करेगी। फॉर एग्जाम्पल फिल्मों में मान के चलो जब हीरो का जब हायरिंग होता है सेम चीज होता होगा शायद, हाइट, मेजरमेंट, हेल्थ, बॉडी टाइप सबका लिखने के बाद जो कास्टिंग डायरेक्टर तुम्हारे होते हैं वो हायर करते हैं, उनको शायद ऐसा ही होता होगा। सेम चीज यहाँ भी होता है। तो who are not technically aware of the exact requirement to get the appropriate candidate. In addition, it helps. It मतलब क्या? जॉब स्पेसिफिकेशन है वो स्टेटमेंट जहां पे सब लिखा हुआ है कि जो हायर करने जा रहे हैं उनमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए। So it helps the interviewer in preparing the questionnaire to shortlist the candidates because सभी information हमको मिल चुकी है। अब अगर मैं आगे बात करूं, नंबर 2, inducing the candidate to look into the offer। तो अगर मैंने information दे दिया तो क्वालिफिकेशन के बेस पर क्या क्या हमारे होने वाला है, उसका सैलरी या क्या क्या उसको ऑफर करने वाले हैं, वो information मुझे यहाँ से मिल जाता है। So requires that job specification help the candidate to decide his or her suitability for the stated job profile। तो मान लो मैंने अगर ऐड देखा उसमें लिखा है फॉर एग्जांपल कि पीएचडी क्वालिफिकेशन चाहिए और मैं पीएचडी है ही नहीं, तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा और खाली बोल दे टीचर का वैकेंसी बोल के चुप हो जाए। क्या क्या तुमको क्या क्या उसको चाहिए क्वालिफिकेशन लिखा ही ना, तो मैं भी अप्लाई कर दूंगा, बाद में चलेगा पता अरे नहीं ये तो मैं यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो कुछ और क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये जॉब सीकर को भी हेल्प करता है कि वो अप्लाई करे या ना करे डिटरमाइन करने में। आगे बात करते हैं, चलो नंबर 3, एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसी। ध्यान देना, so involves setting up the core competencies of the organization that can provide an edge to the organization over its competitors. The identification of the organizational competency demands implementation of competency program specific to the organization। कभी कभी क्या होता है कि दो कंपनियां होती हैं, प्रोडक्शन से एक तरह कर रही है, लेकिन जो कंपनी ए मोर स्पेसिफाइड मोर स्किल्ड खोजती है लेबर, और कंपनी बी तुम्हारी जो है वो उतना क्या बोलते हैं क्राइटेरिया मेंटेन नहीं करती है। तो यहाँ भी हेल्प करता है कि जो कोई तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका कॉम्पिटेंसी भी डिपेंड करता है। मान के चलो कि सेम प्रोफाइल टाटा कंपनी में भी है, टाटा मोटर से मान के चलो सेम प्रोफाइल जॉब तुम्हारा किसी छोटे मोटे कंपनी में भी तुम्हारा हो रहा है, लेकिन अगर तुम चेक करोगे टाटा कंपनी खोजती है हाईएस्ट स्किल, बेस्ट स्किल। क्यों? पता है टाइम को वेस्ट नहीं करना, हमको अच्छे लोग चाहिए, हम सैलरी हाई प्रोवाइड कर देंगे।
लेकिन सेम रिक्वायरमेंट, सेम चीजें उस स्मॉल कंपनी में डिमांड नहीं होती है। क्यों? इस चलते क्योंकि यहाँ पर जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसे कॉम्पिटेंसी में भी इसका फर्क पड़ता है, जॉब स्पेसिफिकेशन का, कि जो लोग काम करने आने वाले हैं कहाँ पे डिमांड ज्यादा है। मान के चलो कि दो स्कूल है किसी एरिया में, एक बहुत ही टॉप स्कूल है और एक नॉर्मल स्कूल है। जो बहुत टॉप स्कूल होगा ना वो टीचर्स में ज्यादा चीजें खोजेगा। ठीक है, आप टीचर बनना चाहते हो, बताओ आपके पास ये चीज है, आपके पास वो चीज, आपके पास वो चीज है। क्यों? बिकॉज उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना कुछ कॉम्पिटेंसी है, अपना कुछ स्टैंडर्ड है। जॉब स्पेसिफिकेशन उस कॉम्पिटेंसी को, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन या फिर मैनेज करने में भी हेल्प तुम्हारा करता है। नंबर 4 बात करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग कैंडिडेट्स कॉम्पिटेंसी। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि किसमें क्या क्वालिफिकेशन, क्या टैलेंट या क्या स्किल है किसी को काम को पूरा करने का। जो अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन में काम हमारा है, हमारा काम पूरा करना है, तो हम करते हैं डिसाइड, मतलब कौन? ऑर्गेनाइजेशन ध्यान देना कि जो काम करने वाला बंदा है, जो काम में जो स्टाफ हमारा है वो सुटेड है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम मतलब कौन? फिर से बोलो, ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्पिटेंसी का लगाती अंदाजा कि कॉम्पिटेंट है या कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब केपेबल है या केपेबल नहीं है। कैसे लगाती है? जो भी गाइडलाइन, जो भी इंफॉर्मेशन होता है जॉब स्पेसिफिकेशन में, उससे लगाती है। तभी करती है रिजेक्ट, तभी करती है सिलेक्ट करती है। To ensure the selection of the right candidate, job specification identifies the exact duties and the competencies of various job positions, ध्यान देना, with which skills and abilities of the employees are matched. नंबर 5 में बात करें तो providing direction to candidate, ध्यान देना। जब स्पेसिफिकेशन है, छप चुका है एडवर्टीजमेंट में, तो जो लोग हैं या फिर जो तुम्हारे एम्प्लॉयज हैं वो देखकर उनको भी गाइडेंस मिल रहा है कि कल को अगर मानो अभी हमारे पास वो कॉम्पिटेंसी नहीं है और हम चाहते हैं वैसा काम करने में, तो फ्यूचर में मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से टैलेंट अक्वायर करना है, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। मान के चलो आज से 20 या 25 साल पहले, हाँ उतना ही अराउंड हुआ होगा शायद, तो बैंकों में कंप्यूटर तुम्हारा आया, तो फिर बैंकों के ऐड निकलने लगे कि अब क्वालिफिकेशन, स्कूल क्वालिफिकेशन या कॉलेज क्वालिफिकेशन के साथ साथ कंप्यूटर भी आना चाहिए। तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया ना जी ऐड देखकर कि बिना कंप्यूटर तो यहाँ पे होता नहीं है, तो अगर जॉब चाहिए तो सीखना पड़ेगा कंप्यूटर। तो यही भी हेल्प करता है उनको भी इंफॉर्मेशन देने में कि भैया जो टैलेंट हमें चाहिए आपके पास अगर नहीं है तो वो समझे इस चीजों को और खुद वो टैलेंट को अक्वायर करने में काम करें। तो अगर ये जॉब स्पेसिफिकेशन ही ना हो तो किसी को चलेगा ही नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या मांगता है, तो वो काम भी नहीं कर पाएंगे अपने ऊपर। कौन? एम्प्लॉयज, ध्यान देना। पढ़ते हैं यहाँ पर, requires that the job specification gives brief description to candidates so that they can determine if their experience and qualifications suit to the job position or not. होप तुम्हें समझ में आया यहाँ तक। तो आज का हम टॉपिक यहीं तक रखते हैं। तो थोड़ा डिफिकल्ट था समझने के लिए, बिकॉज नया चीज तुमने कभी देखा नहीं अपनी लाइफ में,